तो पहली रिक्वायरमेंट है जी, हमने EOQ कैलकुलेट करना है, मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर पार्ट ए EOQ। दूसरी रिक्वायरमेंट, अ वेंडर हैज ऑफर्ड, वेंडर ने ऑफर किया टू CL अ क्वांटिटी डिस्काउंट, तो ज़्यादा खरीदो डिस्काउंट लो, कितना 2% ऑफ ऑल ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर देंगे, मिनिमम ऑफ 7500 यूनिट्स, 7500 यूनिट्स के जितने भी ऑर्डर्स प्लेस करेंगे 2% डिस्काउंट मिलेगा। काइंडली नहीं, एडवाइस CL, एडवाइस करो CL को। अब आपको कंसल्टेंट बनाया जा रहा है या मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाया जा रहा है कि आप इस कंपनी को एडवाइस करो, आप बड़े समझदार हो, अम्मा पापा की नसीहतें आप पे अमल नहीं करती, टीचर्स की नसीहतें अमल नहीं करती, लेकिन आपकी बात क्लाइंट पे असर करेगी, तो क्लाइंट को एडवाइस करो क्या, वेदर, मौसम कैसा है, अच्छा हो गया सर, ये वो वेदर नहीं है, WH वाला है, वेदर क्या, द ऑफर ऑफ द वेंडर मे बी एक्सेप्टेड, क्या हमें उसकी ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए। सवाल वही है, रेसिपी वही है, ऊपर से नाम बदल दिया, नाम क्या बदला, उसकी ऑफर बिना एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। तो बी में हमें बताना चाहिए जो उसने पूछा, पार्ट बी, अभी बता देते हैं उसको, द ऑफर ऑफ वेंडर में बी, मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड, ले जी मैंने उसको बता दिया, मे और मे नॉट बी एक्सपेक्टेड, वो अब हम लिख देंगे कि मे के साथ एक्सेप्टेड है मे नॉट, बस यही पूछा था। अल्लाह हाफिज है नहीं, मे एक्सपेक्टेड अगर एक्सेप्ट करनी है तो आपका सारा जवाब ठीक, मे नॉट तो नहीं बेटा जी, इसका तो शायद नंबर भी नहीं होगा, तो होगा तो 0.5 मार्क्स के आपने एडवाइस कर दिया, नंबर किसके हैं आप बताइए। 7500 इज द ऑर्डर साइज, कितना ऑर्डर करना है, EOQ हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें अब नीचे वर्किंग्स में जाना है। बाकी तो उसने मेरे से पूछा ही नहीं, जो नहीं पूछा वो मैं वर्किंग में करूँगा। देखने से समझ नहीं आया मैंने क्यों देखा। वर्किंग्स, अगर आपको ये पसंद है तो मेरा पेंट का बिजनेस है, मैं दीवारें रगड़ने के लिए आपको भेज दिया करूँगा, तो आप पहले दीवारें रगड़े फिर पेंट लाकर पेंट कर देगा। वर्किंग्स, अच्छा जी, अब सवाल पढ़ते हैं। ये मैंने क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन के मुताबिक मैंने अपना जवाब प्लान कर लिया, अब मैं क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। तो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्दा, अगर आपकी लॉन होती वर्दा लॉन्स तो आप अमीर तरीन लड़की होती, आप यहाँ पे पढ़ने ना आती, तो अगर आपने वर्दा लोन लॉन्च करनी है तो पहले पढ़ के क्वालिफाई करके पैसा कमाना पड़ेगा, और क्वालिफिकेशन के लिए ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान से पढ़ लें। क्या कहते, चोको किंग लिमिटेड CL प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स वेरियस ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट हैविंग एनुअल डिमांड 80,000, ये जो चॉकलेट्स देते हैं बेचते हैं, इनकी एनुअल डिमांड इस कंपनी की है 80,000 kg। कहते द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कोको पाउडर, चॉकलेट की इंफॉर्मेशन ही दे रहा, कह रहा कोको पाउडर की इंफॉर्मेशन दे रहा, विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ चॉकलेट। अब हम चॉकलेट की बात नहीं करेंगे, हम तो बात करेंगे कोको पाउडर की, विच इज रॉ मटेरियल, चॉकलेट में कोको पाउडर इज अ रॉ मटेरियल एंड रिप्रेजेंट 90% ऑफ टोटल इंग्रेडिएंट्स। ये बता दिया उसने, रिलेशनशिप विद किसके साथ, फिनिश गुड, रॉ मटेरियल रिलेशनशिप विद फिनिश गुड, फिनिश गुड एक तो रॉ मटेरियल उसका 0.9, ये उसका रिलेशनशिप बता दिया। अगर आपको 80,000 kg चाहिए तो 80,000 इंटू 90% यानी 72,000 कोको पाउडर चाहिए। लेकिन अगली बात भी है, यहाँ तक तो बड़ी आसान बात थी, उसने कहा नहीं ठहर जाओ, आपने मैथमेटिक्स पास किया हुआ है, ठहरो मैं आपकी कैलकुलेशन चेक करता हूँ। तो यहाँ तक उसने इन्फॉर्मेशन दी, कॉस्ट पर केजी इज 600, सीधी सीधी कॉस्ट दे दी, कोई कैलकुलेशन नहीं दी। कहता है प्रोसेस लॉसेस आर 4% ऑफ द इनपुट, कहता है इनपुट जितना कोको पाउडर डालेंगे उसमें से 4% ज़ाया हो जाना है,
हमें तो चाहिए चॉकलेट का 90%, तो चॉकलेट का 90% डालने के लिए हमें 90% से ज़्यादा डालना पड़ेगा ताकि 4% ज़ाया होने के बाद 90% आ जाए। एग्रीड और नोट? मुझे बताइए, आप ख़वातीन ज़्यादा अच्छा समझ सकती हैं। घर में 5 मेहमान आ गए, उनसे पूछा कितनी कितनी रोटी खाएंगे, सब ने कहा 2-2। अब आपने 10 रोटियों का आटा गूंदना है, तो मुझे बताएं कितना आटा गूंदेंगी? ज़्यादा रोटियों का आटा गूंदेंगे ना? एग्रीड और नोट? तो इसी तरह अगर आपको 80,000 kg चॉकलेट बनानी है, तो उसके लिए जब आपको पाउडर ख़रीदना है, तो पाउडर आपको उतना ही ख़रीदना तब होता है जब लॉस ना होता। अब आपका तो रॉ मटेरियल लॉस हो जाता है, तो इसका मतलब अब आपको मटेरियल ज़्यादा ख़रीदना पड़ेगा। तो हमें 72,000 नहीं खरीदना, उससे ज़्यादा खरीदना। कितना ज़्यादा खरीदना है वो हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। लॉजिक समझ आ गई है जी आपको? तो ये इजी सी लॉजिक है। आपने क्यों रोना शुरू कर दिया? रोटियां बनानी पड़ेगी। तो अब हम आते हैं जी नीचे, पहली वर्किंग करते हैं। हमें वर्किंग्स नंबर 1, एनुअल, पेपर में पूरा लिखना बेटा, एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स। ठीक है जी। हमें कितने एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स चाहिए? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कोको पाउडर इज इक्वल टू, कितनी डिमांड है मेरे पास जी? 80,000 मुझे चॉकलेट्स चाहिए, लेकिन इसमें जो कोको पाउडर है वो कितना होता है? 90%। लेकिन जो 90% है वो तो इसके अंदर मौजूद है, 4% जो ज़ाया हो गया वो तो इसमें नहीं है, लिहाजा मुझे 4% ज़्यादा ख़रीदना है। तो ये जो जवाब आएगा, इट विल बी 96%। हमें इससे ज़्यादा ख़रीदना, मल्टीप्लाई बाय 100 ज़्यादा ख़रीदना है, 100%, यानी वो मुकम्मल ख़रीदना है, उसमें से 4% लॉस हो गया, तो आंसर इज़ 75,000। तो 96%, इसका जो जवाब आएगा वो तो 96% होगा, लेकिन ख़रीदूंगा कितना? 100%। अब देखें, समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं, इसका 4% लें क्या आता है? 75,000 को 4% लेंगे आता है 3,000। अब ये देखें, 3,000 अगर इसमें से माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा? 72,000। तो ये 72,000 उसका 90% नहीं है, 72,000 तो चॉकलेट के अंदर होगा, बाकी 3,000 क्या है? दिस इज लॉस, ये तो लॉस हो गया। तो 72,000 अगर मैंने चॉकलेट के अंदर रखना है पाउडर को, तो मुझे 75,000 मंगवाना पड़ेगा ताकि 3% लॉस पे ख़त्म हो जाए। अब बेटा जी आपको ये पॉइंट लग रहा है मुश्किल, लेकिन ये पॉइंट आप जब पेपर देने जाएंगे लगेगा आसान। क्यों? क्योंकि हमने आगे एक चैप्टर पढ़ना है विच इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग। उसके अंदर के नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस की इतनी कैलकुलेशंस हैं कि आप कहेंगे ले वो तो EOQ में तो उसने पूछा ही कुछ नहीं हुआ। तो ये पेपर जब हुआ तब उन बच्चों ने सारी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई थी, हमने तो अभी एक चैप्टर पढ़ा तो हम पास पेपर्स पे आ गए। तो ये वाला जो टेक्निकल पॉइंट है अभी समझ आ गया तो वेरी गुड, नहीं समझ आ गई तो मेरे से पूछो। और अगर इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर में जाके हमने करना ही यही है, तो वहाँ पे हम ऐसे समझेंगे कि पूरे प्रोसेस की कॉस्टिंग है। तो पूरे प्रोसेस की कॉस्टिंग के अंदर ये वाला पॉइंट मल्टीपल टाइम रिपीट होगा, नॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल लॉस क्या है। ओके जी, यहाँ तक हम क्लियर हैं। ये एग्जाम में रिक्वायर्ड नहीं था, मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किया। ये मेरे पास एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स आगे हो सकता है इसके 2 नंबर पेपर में हो, अगर 2 नंबर हैं तो मेरे 2 नंबर एग्जामिनर ढूंढ के मुझे दे देगा। आगे मूव करते हैं। एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स खत्म बात। परचेज एंड स्टोरेज कॉस्ट आर एज फॉलो। हाँ जी, उसको यूज करते हैं कॉस्ट में, कहाँ यूज करें, अभी कहीं जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेते हैं। कहता है जी एनुअल वेरिएबल कॉस्ट, एनुअल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट नहीं कहा, किसी सवाल में कहेगा टोटल कॉस्ट, किसी सवाल में कहेगा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो इग्नोर करनी है। देखिए हमें क्या चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर करने पे कितना खर्चा होता है। अगर ऑर्डर नहीं करेंगे तो वो खर्चा नहीं होगा। तो फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या ख्याल है, ऑर्डर करें या ना करें फिक्स कॉस्ट होगी। परचेजिंग डिपार्टमेंट है, उसमें आपने परचेज ऑफिसर रखा हुआ है, आप कुछ मंगवाएं या ना मंगवाएं उसको सैलरी तो पे करनी है ना। मैंने यहाँ पे एक कार्ड रखा हुआ है, कोई चोरी हो या ना हो उसको सैलरी तो पे करनी है ना। एक वीडियो एडिटर है, मैं कोई वीडियो बनवाऊँ या ना बनाऊँ उसको सैलरी पे तो करनी है, दैट इज माई फिक्स कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, जिस टीचर से जितने घंटे पढ़वाने हैं, यू हैव टू पे देम, तो वो जो आवरली कॉस्ट है दैट इज वेरिएबल। तो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो कहता है जी एनुअल, पूरे साल की वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफिस इज 6 मिलियन। ये पूरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। हम तो सिर्फ उससे अभी चोको की कॉस्ट चाहते हैं, हमें तो कोको चाहिए, सॉरी। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज एस्टिमेटेड एट 120। कहता टोटल जो ऑर्डर किए उसने 120 किए। तो ये तो इसका मतलब है सिर्फ चोको ही मंगवा रहा है, क्योंकि 90% इंग्रीडियंट्स तो यही है। तो इसका मतलब है इस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो कोको से रिलेटेड ही है। तो हमें यहाँ से क्या निकल आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल आएगी हमारी पर ऑर्डर की। तो पॉइंट नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए लेट अस डू दी वर्किंग नंबर 2। अब यहाँ पे मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की हेडिंग दे रहा हूँ, तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या आएगी, पर ऑर्डर कॉस्ट भी आ जाएगी, इसमें टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन इसी में निकाल के इसी वर्किंग को रेफर कर दिया करूँगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं जी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर। हो सकता है इससे ज़्यादा भी कहीं पे आ रही हो, कोई और भी कॉस्ट वो ऐड करनी पड़े तो कर लेंगे, कोई बात नहीं। एग्जामिनर को हमारी वर्किंग समझ आनी चाहिए। 6 मिलियन और टोटल ऑर्डर्स कितने किए हैं 120। इसका मतलब है एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या आएगी 6 मिलियन डिवाइडिंग बाय 20 ऑर्डर्स हैं, 120 ऑर्डर्स हैं, तो एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 50,000 रुपये पर ऑर्डर कॉस्ट है आपकी। एक दफ़ा ऑर्डर प्लेस करने में 50,000 लगते हैं। एग्रीड? अभी मुझे नहीं पता कि और कॉस्ट है कि नहीं, इस पॉइंट के नंबर मुझे मिल गए। मैंने एग्जामिनर को ऑर्डिनरी कॉस्ट में जाके बता दिया भाईजान अभी तक जो पर ऑर्डर कॉस्ट है वो ये आती है, इसका आधा नंबर एक नंबर जो भी इसमें रखा हुआ मुझे दे देगा। मैं पूरा सवाल करने में इंटरेस्टेड ही नहीं, पूरा सवाल सही करने में इंटरेस्टेड ही नहीं। मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे जो जो पॉइंट्स आते हैं मैं वो सॉल्व करके उसके नंबर लेता जाऊँ। ये एटीट्यूड है, इसको हम कहेंगे विनिंग एटीट्यूड। पंजाबियों का सबसे बड़ा मसला क्या है मैं बताऊँ, पंजाबियों को, हमारे पख्तूनों का भी, कराची वालों का ये मसला नहीं है। ये बाय नेचर हम जो ये में आते हैं ना बच्चे, पंजाबी ख़ास तौर पर अनेहा होते हैं और पख्तून बड़े होते हैं, वो क्या उसको कहते हैं इज़्ज़त वाले, और वो वाले क्या उसको कहते हैं जी अना वाले। हम सवाल को इज्जत बेइज्जती का मसला बना लेते हैं कि मेरे से क्यों नहीं सॉल्व हो रहा। पंजाबी हो ना, बदमाश चौधरी मेरे को सॉल्व ऐसी थी तैसी सवाल दी, पूरा सॉल्व करने के चक्कर में कि सही होगा तो मेरी लर्निंग है, सही होगा तो नहीं भाई पेपर पास करना है मुझे। और जो हमारे पख्तून एक स्टूडेंट था मेरा KPK से, वो कहता है सर मैंने पहला सवाल पढ़ा, मुझे लगा कि मुझे पूरा नहीं आता, मैंने दूसरा पढ़ा, मुझे लगा मुझे पूरा नहीं आता, मैं छोड़ के आ गया पेपर। मैं कहा बाकी नहीं पढ़ा, कहता नहीं। मैं कहा फिर, कहता सर एक ही नहीं आ रहा था इतनी मेहनत करके तो मैंने छोड़ दिया पेपर। ओ भाई इतना ना का मसला नहीं बनाना, पेपर छोड़ के आ गए। और आपने भी बेटा अगर सवाल पूरा सॉल्व नहीं हो रहा तो हमारा ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मैंने पूरा करके छड़ना थी ऐसे थी तैसे। नहीं, मुझे नहीं आता सवाल, मेरा एटीट्यूड क्या है, मैंने फिर भी इसमें से 70% नंबर ले लेने, फिर भी 80% नंबर ले लेने। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है ना, पास तो हो गया। ये मैंने देखा, ये जो कराची से बच्चे मुझे मिलते हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ा है मेरे से पास में या यहाँ पे आगे पढ़ा है, उन बच्चों का एटीट्यूड होता है कि सर अपना काम निकले बाकी देखी जाएगी। तो आपने बेटा जी अपना पंजाबी वाला रवैया ICAT के पेपर पर नहीं अप्लाई करना, चौधरी नहीं बनना। आपने क्या बनना है, टिक 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 करके एक एक आधा आधा नंबर कैलकुलेट करके उसको अपने 50 से ऊपर लेके जाना। तो पास पहले जेब में रखें, उसके बाद फिर जितनी मर्जी चुतराहट उस पर अप्लाई करें। एक दफ़ा पास हो गए फिर तजर्बे करते रहो खुशी से, जो मर्जी सारा पेपर बाकी गलत कर रहा हूँ, मेनू नहीं कर जाएगा 50 पहले, ठीक है, सर्टिफिकेट उसके बाद। आगे चलते हैं जी। स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ ₹20 kg पर हैं क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? हमें कौन सी चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, हमें 1 साल की चाहिए। उसने क्या दी है? तो हम जल्दी जल्दी में लिखाएंगे नहीं जी 20 रुपये कॉस्ट, 25 रुपये मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। जब इसके कमेंट्स पढ़ेंगे ना, कई शहजादियों ने गलती की होगी,
पेपर में बेटा हर एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए फार्मूला में साथ लिखता हूँ, पर यूनिट पर एनम। पेपर में ना लिखें आप, जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ज़रूर लिखें, ताकि इस गलती को हम पेपर में अवॉइड कर सकें। बच्चों ने किए होंगे जब आप इसके कमेंट्स देखेंगे। अब आते हैं जब होल्डिंग कॉस्ट, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 3 बनाता हूँ, तो आप देखेंगे हर सवाल में ये वर्किंग्स बन रही हैं। होल्डिंग कॉस्ट मैंने एक ही हेडिंग दी जिसमें सारे होल्डिंग कॉस्ट से रिलेटेड वर्किंग कर दूंगा। होल्डिंग कॉस्ट ऑफ एन इन्वेंट्री। अभी हमने क्या किया, जो स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट कितनी है जी, स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट 20 रुपये पर केजी। 1 केजी चोको को रखते हो, पानी भी दे दें, 20 रुपये, साइलेंट मोड पे लगा के जमा लेनी, 20 रुपये पर केजी 1 महीना कैरी करने की कॉस्ट है। लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा जी, हमें तो चाहिए पर एनम। तो हम यहाँ पे एग्जामिनर के ट्रैप से निकले 20 मल्टीप्लाई बाय 12, तो बताइए क्या आएगी जी, 240 रुपीज़ पर यूनिट पर एनम। आगे चलते हैं, कहता है अदर, इसके अलावा भी खर्चा होगा। कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड ₹5 पर मंथ, पर केजी पर मंथ। यहाँ पर एनम लिख के आपको परेशान कर सकता था, कोई मंथली दे दी, कोई वीकली दे दी, कोई एनुअल दे दी। हमें क्या चाहिए, सबको एनुअल में कन्वर्ट करना है। तो अदर कैरिंग कॉस्ट लिख देते हैं जी, अदर कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 5 रुपये इंटू 12 इज इक्वल टू 60। अभी नहीं मैं टोटल कर रहा, मुझे तो पता नहीं आगे और है क्या नहीं कुछ। कहता है जी CL मेंटेन है बफर स्टॉक, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब आ गया बफर स्टॉक, ये मेंटेन करते हैं 2000 यूनिट्स का। ओके, तो जब हमने बाकी कैलकुलेशंस करनी है तो बफर स्टॉक का ख्याल रखना है। ओके जी, तो ये मेरे पास आ गई फिर टोटल 300 पर यूनिट। तो वो जब पर यूनिट पर एनम 300 रुपये। अब ये जो कॉस्ट है इसकी जो कैलकुलेशन का नंबर है मुझे दे देगा। अगर 15 नंबर का सवाल है तो आधा मैंने सॉल्व कर लिया। अभी तो मैंने EOQ कैलकुलेट ही नहीं किया। EOQ कैलकुलेट करने का शायद एक नंबर होगा, असल में तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें, नंबर तो इसके हैं। अब आते हैं जी रिक्वायरमेंट पे, लिखते हैं जी 2 इंटू एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स हमने कैलकुलेट किए। लेट्स सपोज गलत आगे कर किया हो, गलत ही लिख दो कोई बात नहीं, सवाल पूरा सॉल्व करना है। कितने जी 75,000 75,000, आपका 76,000 आंसर आता है, 72,000 आता है। लिख के आ जो, इस चीज के ऊपर नहीं रहना कि मेरा ये जवाब गलत है, लो जी मैं तो फेल, इस डर में रहने। अच्छा कोई कर नहीं यार, 15 के 2 नंबर खराब हो जाए, बाकी 13 में ले ही लेने। बाकी सवाल तो आसान था, सिर्फ एक ये पॉइंट एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स वाला मुश्किल था। हर क्वेश्चन में देयर विल बी अ हर्डल जो आपके कॉन्फिडेंस को शेक करने के लिए साइकोलॉजिकल, ये खैर है, जो साइकोलॉजिकली आपको परेशान करेगा। तो ICAR का पेपर पास करना इज दी जंग ऑफ नर्व्स। अपने नर्व्स को आपने शांत रखना है। एक 2 नंबर्स के लिए आपने फाइट करनी है, तो ये एक 2 नंबर उसने आपके 50 से ऊपर आपको लेके चले जाना। बिलीव मी और नॉट, मैंने बच्चों को देखा जो 40% प्रेपरेशन से पेपर पास कर लेते हैं। कितनी, पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ा, सिर्फ 40% सिलेबस पढ़ा, पेपर पास। कैसे? वो बच्चे होते हैं एडवेंचरस कि सर हमें ये बता दें कौन कौन से टॉपिक हैं जो पेपर में लास्ट में आने। हमने बता दें बेटा EOQ का चैप्टर आना, उसने ये 100% करके जाना सर, इसमें कोई कोताही नहीं। सर और बताएं कौन कौन से चैप्टर हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते। हमने बताते कहते अच्छा ठीक है बस क्लास ले लिए, हमें इसके ऊपर मेहनत करने की और ज़रूरत नहीं है। जो मस्ट टेस्टेड क्वेश्चंस हैं उसमें मेरे पूरे नंबर आने चाहिए, पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो आपने भी ऐसे ही करना, लेकिन आपको तो पूरा सिलेबस आना चाहिए ना। पंजाबी हैं, ऐसी की तैसी सब्जेक्ट की पूरा सीख के छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स अभी हमने कैलकुलेट किए विचार 75,000 और वर्किंग 1 थी 75,000। एग्जामिनर साहब को बता दें जी मैंने वर्किंग नंबर 1 की हुई है। वर्किंग 1 का मैंने फॉन्ट साइज छोटा रखा है, फिगर का फॉन्ट साइज बड़ा रखा है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये आपकी प्रेजेंटेशन में आपको हेल्प करेगा। एक दफ़ा ऑर्डर करने का 50,000 रुपये खर्चा होता है। ये कहाँ से आया? वर्किंग नंबर 2 से। होल डिवाइडिंग बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 300।
300, ये कहाँ से आया? ये हमें वर्किंग नंबर 3 से। देखिए प्रेजेंटेशन में कोई खलल तो नहीं आई, एग्जामिनर जब पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगी। मैंने 3 लाइनें यूज़ की तो क्या हुआ, 5700 पेपर का दिया हुआ, मैं चाहे 4 लाइनों में फॉर्मूला लिखूँ, मेरी शीट मेरी मर्जी, फीस दी हुई है ना, तो प्रेजेंटेशन कहीं ख़राब तो नहीं हुई। बताइए जी क्या आएगा? ये 5000, आगे क्या लिखूँगा? लीटर्स, केजीज, यूनिट्स, कोको है तो केजीज, यूनिट्स लिखना नहीं बोलना। ये आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पहली रिक्वायरमेंट पूरी। अब दूसरी रिक्वायरमेंट पे आते हैं। कहता है जी, कौन कहता था मुश्किल है सवाल? आसान सवाल, सवाल भी है ही कुछ नहीं, तो फिर क्यों नहीं हुआ? एक ही वर्किंग जो मैंने कल समझा के भेजी थी, निकम्मो गुस्सा करे मेरी बात का। द वेंडर हैज ऑफर, सिर्फ उसको कह रहा है निकम्मा जो है, इसने किया उसको तुमने किया ना, कोई बात नहीं, अगले टर्म में आना तो फिर क्या लिखेंगे। जिस टाइम पे जो करने वाला काम है नहीं करेंगे वो टाइम गुजर जाएगा। उस सवाल, इस सवाल की जो लर्निंग थी अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो वो ख़त्म, मैंने करा दिया, यूटिलिटी ख़त्म। जब तक खुद सॉल्व नहीं करेंगे नए क्वेश्चंस को विदाउट सोल्यूशन, छोड़ दे सोल्यूशन की जान, विदाउट सोल्यूशन कंप्लीट करना है। जहाँ से नहीं हो रहा मेरे से पूछ लें, पूरा सवाल कंप्लीट करने की हैबिट डेवलप करनी है, विद अजम्पशंस, विद जो आता है कंप्लीट करके आए। आपके जो इजी मार्क्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसमें होल्डिंग कॉस्ट वाज वेरी इजी, कैरिंग कॉस्ट वाज वेरी इजी। एक ही चैलेंज था, वो क्या था? एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स का, उसकी वजह से मेरे नंबर काट सकते हैं, लेकिन बाकी तो मुझे सब आता है, उसके नंबर्स तो मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ ना। दूसरे नंबर पे आप देखिए 75 यूनिट्स हैं और एक हमारे पास EOQ आ गया। अब हमने उसको एडवाइस करना है क्या बल्क ऑर्डर डिस्काउंट लेना चाहिए या EOQ पे जाना चाहिए। अब उसको एडवाइस करने के लिए वही काम, 2 यूनिट्स के ऊपर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, 2% डिस्काउंट लेना चाहते हैं या EOQ पे जाना चाहते हैं। बफर स्टॉक अब हमारे काम आएगा, तब हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं। ओके, अब यहाँ से नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें? ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। यहाँ से अब दूसरा निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। इसी वर्किंग के अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते थे बेटा जी? ये तो हम बल्कि नीचे वर्किंग में कर लेते होते हैं, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे करेंगे। आ जाइए, अब बनाते हैं वर्किंग नंबर 4। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने लगे हैं? टोटल कॉस्ट एट EOQ एंड 7500 kg ऑर्डर साइज। हमें दोनों की टोटल कॉस्ट बता देंगे। मैंने कोई नया काम नहीं किया, कोई एक भी नया काम नहीं किया, सारे फार्मूलाज हमें आते हैं, वही बेसिक नॉलेज है। अब हमें कैलकुलेशंस को सॉल्व करते करते अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुंचना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी EOQ 5000 यूनिट्स हैं आपके, यहाँ पे लिख लेते हैं जी 7500 यूनिट्स हैं, 7500 kg। इन दोनों पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। पहले हम कैलकुलेट करते हैं जी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। आगे मैंने जगह इसलिए छोड़ दी है कि मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 2-3 लाइंस छोड़ के। देन आई एम राइटिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का आई नो द फार्मूला। व्हाट इज द फार्मूला फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट? नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फार्मूला क्या है? एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स डिवाइडिंग बाय ऑर्डर साइज। बल्कि बेहतर है कि आपने पेपर में जैसे प्रेजेंटेशन करनी है वैसे ही करें। ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय, ये आगे एनुअल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये मैंने फार्मूला लिखा, नीचे उसकी वर्किंग कर दूंगा। इसी तरह होल्डिंग कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा जी, सेफ्टी स्टॉक पहले लिख लें बाद में लिख लें, डजंट मैटर। यहाँ पे क्या आएगा? ऑर्डर साइज डिवाइडिंग बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। दिस इज माई ऑप्टिमम सोल्यूशन जो मुझे पेपर में करना पड़ सकता है। प्रिक्योरमेंट, एनुअल कितने यूनिट्स खरीदते हो आप? अभी आपने एनुअल रिक्वायरमेंट्स खरीदी बनाई है 75,000। अगर EOQ पे खरीदेंगे तो क्या आपको डिस्काउंट मिलेगा? एक kg कोको पाउडर कितने का है जी?
600 का है 1 kg कोको पाउडर, तो अब हम यूज़ करेंगे 600 यहाँ पे, वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, वेयर आर यू 600, ले 600 लिख दिया। हाउ मच इज द एनुअल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अंडर EOQ? 450000, राइट। लेकिन जब आप 7500 यूनिट्स का केजीज का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वेंडर कहता है मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, तो अब हमें डिस्काउंटेड परचेजिंग कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। लेट्स डू इट। व्हाट टू डू? ये तो सेम है, 75,000 तो मैंने मंगवाना ही मंगवाना पूरे साल में, एक की कॉस्ट 600 थी। अब मैं ज़रा थोड़ा सा ना प्रेजेंटेशन चेंज कर रहा हूँ ताकि आप जब घर में बाद में सॉल्व करें ना तो आपको प्रॉब्लम ना आए। कहाँ पे चेंज आया? 600 सॉरी 600 इंटू कितने परसेंट? 98%, 2% डिस्काउंट मिल गया। सिर्फ इतने से में फ़र्क है जी। कितनी अमाउंट है? 441000। एनी प्रॉब्लम? ओके जी। एक लाइन छोड़ा ताकि प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाए। एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स कितने हैं? कोको हमने 75,000 साल में मंगवाना है। एक दफ़ा ऑर्डर साइज कितना कर रहे हो? EOQ में 5000 यूनिट्स मंगवाते हैं, तो यहाँ से आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एक दफ़ा ऑर्डर करने की कॉस्ट है 50,000, तो बताइए कितनी कॉस्ट आएगी? सॉरी 750,000। एनी प्रॉब्लम? ओके। हमें साल में 75,000 यूनिट्स चाहिए, लेकिन अगर हमारा ऑर्डर साइज है 7500 का तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो कम हो जाएंगे, लेकिन मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट अभी भी साल की 50,000 आ रही है एक ऑर्डर की, तो बताइए। चूँकि मेरा ऑर्डर साइज बढ़ गया है इसलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होने की वजह से मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। अब आते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर कम हुए हैं, हमने बड़ा ऑर्डर साइज किया है, तो इससे हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो सेफ्टी स्टॉक कितने केजीज का रखते हैं? 2000 इंटू ऑर्डर साइज अगर EOQ पे जाते हैं तो वी हैव 5000 डिवाइडिंग बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट। एक मिनट, माय अपॉलजीज। ओके सॉरी दिस इज प्लस साइन, थैंक यू। एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट कितनी है? एग्जामिनर को बता सकते हो कि जाके यार वर्किंग में से देख लो, मैंने ऊपर वर्किंग की हुई है। अगर आप चाहते हैं वर्किंग नंबर 3 उसको आसानी पैदा करनी तो कर सकते हैं। बताइए क्या जवाब है? 1350। व्हाट इज नेक्स्ट? 2000 आपका सेफ्टी स्टॉक तो यहीं पे रहेगा, लेकिन अब आपके पास आते हैं 7500 यूनिट्स, उसको एवरेज आउट करेंगे तो दिस इज योर इन्वेंट्री कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 300। तो बताइए 1 इसी लाइन के सामने लिख रहा हूँ 172500, राइट। एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, अब ग्रैंड टोटल कर लीजिए बेटा जी। टोटल एनुअल कॉस्ट मुझे बताइए क्या आती है? टोटल एनुअल कॉस्ट, हमने तो अपने कारोबार की कॉस्ट बचानी है जी। 400000। व्हाट इज नेक्स्ट? फोर 65000। तो बताइए जी मेरे लिए कौन सी ऑप्शन ज़्यादा वायबल है? तो आई विल ऑप्ट द डिस्काउंटेड ऑप्शन बिकॉज मेरी टोटल एनुअल कॉस्ट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू EOQ। तो ये लाइन यहाँ पे लिख दे जो उसने पूछा था। वर्किंग नंबर 5 की भी हमने उसका रेफरेंस दे दें, मे बी एक्सेप्टेड एज, क्यों? एज एनुअल total cost of inventory
is lawyer if we opt, कोई भी लाइन अपनी मर्जी से ले सकते, we opt discount offer, please refer वर्किंग, कौन सी वर्किंग में किया आपने, वर्किंग 5, ये हमने उसको कह दिया कि जाकर वर्किंग 5 में डिटेल्स देख लो, वर्किंग 5 और वर्किंग 4, वर्किंग नंबर 4 में हमने इसकी कैलकुलेशन की है वो देख लो। उसने तो मेरे से नसीहत मांगी थी ना, तो मैंने एडवाइस की और उसकी बेसिस नीचे बता दी, किया हमने सब कुछ वही बेटा, रिक्वायरमेंट वो बदलता है, सवाल वही है। और उसका वतीरा ये है, उसने इस आसान से कॉन्सेप्ट को मुश्किल करने के लिए इंग्लिश मैथमेटिक्स, इंग्लिश मैथमेटिक्स, इंग्लिश मैथमेटिक्स, उसने नई मैथमेटिक्स की जान छोड़नी। 40% नंबर, आई एम सेइंग वेरी केयरफुली, तकरीबन 40% नंबर इस सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स के हैं, कैलकुलेशंस के हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस करते जाएंगे, उस पर नंबर लेते जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स आर इजी, उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो मैथमेटिकल स्किल्स आपकी यूज़ करता है। तो आप बेटा जी उन स्किल्स में अपने आप को शार्पन कर लें, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी शार्पन। अभी आप दूसरा सवाल अपने पास ऊपर किया है, तो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद मी और समवन एल्स, कि आपकी परफेक्शन क्यों नहीं आ रही। आपकी परफेक्शन आएगी जब 10-15 सवाल आप अपने हाथ से सॉल्व कर लेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। और जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो आपकी मैथमेटिक्स की, कैलकुलेशंस की जो स्किल्स हैं, जो स्टैटिक्स है, वो बेहतर होते जाएंगे, तो ये वाले सवाल आपके लिए और आसान होते रहेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वी शुड कैरी, लेकिन कैलकुलेशंस हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके जी, क्वेश्चन में जो तीसरा पॉइंट है जी बेटा, इसमें उन्होंने बोला कि ऑल प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें तो वो 120 बनते हैं, लेकिन हमने तो सिर्फ 90% करके कोको पाउडर का नहीं निकालना होगा पहले। ऑर्डर किसके हैं बेटा, 80,000 रुपए के? नो, ये थर्ड पॉइंट पे उन्होंने बोला ना कि द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इज 120। जी बेटा, तो ये तो सारे प्रोडक्ट्स का ऑर्डर है ना, अगर हमने कोको पाउडर का निकालना तो हमें उसका 90% करके निकालना पड़ेगा ना जी। अब जरा मुझे गौर से देख के बताइए और कौन कौन सी चीजें खरीदी है इन्होंने? कुछ भी नहीं, अभी इसमें तो कोको पाउडर ही खरीदा। तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि वो कोई और इंग्रेडिएंट्स भी खरीदते होंगे? उन्होंने लिखा है ना ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, इसलिए मुझे लगा। कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ जी, ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इज एस्टिमेटेड 90% तो कोको पाउडर ही है, बाकी 90% से भी ज़्यादा है, तो बाकी क्या रह गया? 10% ही मटीरियल है ना। तो बेटा दिस इज़ एन एस्टिमेट, जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हो तो आप एस्टिमेशंस कर रहे हो, दिस इज़ एन एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। तो 10% कम है, 90% एक्यूरेट, आप तो मेरा ख्याल है कि नियर टू एक्यूरेसी आप पहुँच चुके हुए हैं। और दूसरी किसी प्रोडक्ट की जब उसने मुझे बेटा कोई तनासुब नहीं बताया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो बीइंग अ स्टूडेंट मैं किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपने आप को ट्रबल में क्यों डालूंगा जब है ही नहीं, ठीक है। आप एक अजम्पशन लिख दें, आपके जहन में पेपर में सवाल में ये आ रहा है कि हम 90% कोको का ऑर्डर करते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि कोई और प्रोडक्ट्स भी खरीद रहे होंगे, बट टू बी ऑन सेफ साइड आई एम एज्यूमिंग कि ये जो 120 ऑर्डर्स हैं ये कोको से रिलेटेड ही हैं इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन। तो आप एक लाइन लिख के अपने आप को सेफ साइड पर कर लें कि आपने 120 ही यूज़ करना है, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होती है तो आप 120 ऑर्डर से कम या ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोको साहब किधर है? कोको साहब, इसका एग्जामिनर कमेंट्स, हाँ जी बेटा जी, देखिए ज़रा मार्किंग स्कीम देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन की। EOQ, MCQs, theory, numerical, whatever I taught you, I will be tested. जब तक आपको थ्योरी नहीं आएंगे ना इस चैप्टर की, सिर्फ EOQ का टेस्ट है, यानी इसका
टैक्स का भी आया है, ये तो मैंने कल का बता दिया होगा, कल इसका भी टेस्ट है आपका। मुझे पता नहीं टैक्स वाले सर का क्या मामला यार, मैंने तो अपना सब्जेक्ट पास किया, मैंने इनके कहने मंडे को दोबारा भी रखा हुआ। कुछ नहीं होता, बगैर तैयारी के देते, तैयारी मैंने आज करा तो दी है बेटा। अगर मैं आपकी बात मानना शुरू हो गया ना, आप मुझे जानते नहीं, मैंने नहीं माननी, फायदा ही नहीं है। मुझे जरा डिस्कस कर लेने दें, कोई फायदा नहीं है आर्गूमेंट्स का। डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट, एक नंबर है। अब उसकी मार्किंग स्कीम देखिए, जिसने चेक करना है जहाँ पे आपने कैलकुलेशन की उसका एक नंबर दे देगा। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये जो आपने 50,000 कैलकुलेट की, एक नंबर उसका। फिर कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट, अभी आपने 2 कॉस्ट को ऐड किया, 300 रुपये कैलकुलेट किए, 2 नंबर उसके हैं। इस इंफॉर्मेशन की बेस पे EOQ कैलकुलेट करेंगे तो 3 नंबर उसके हैं। अब EOQ के 3 नंबर है। लेट सपोज आपने ये 300 की बजाय 200 कैलकुलेट किया और इसकी बेस पे EOQ कैलकुलेट किया, तो 3 नंबर तो मिलेंगे, ये एक ही दफ़ा कटेंगे आप। तो अगर मेरे से कैरिंग कॉस्ट नहीं कैलकुलेट हो रही, मेरे से ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं कैलकुलेट हो रही, तो अज्यूम कर लें भाई, जूम करें वो 3 नंबर तो मुझे ले लेना जो EOQ की कैलकुलेशन के हैं। आगे चलते हैं पार्ट बी में। क्या कहता है जी, उसने कहा एडवाइस करें, एडवाइस का कितना नंबर है, जो मैंने 3 लाइनें लिखी हैं सिर्फ आधा नंबर, रिक्वायरमेंट जो दी है उसका आधा नंबर, बाकी सारे कैलकुलेशन के मार्क्स हैं। तो कैलकुलेशन बड़ा प्यारे से हाथों से, जैसे आप शादियों पे जाते हुए मेकअप करते हैं, बाल कटवाते हैं, बाल प्यारे से हाथों से नीट एंड क्लीन करके कैलकुलेशन करके आनी है, ताकि वो ढूंढे और नंबर दे आपको। कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, हमारे रो में हमने एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है, 2 नंबर है, यानी एक नंबर EOQ का होगा, एक नंबर 75,000 का। तो आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कि जब पेपर में सॉल्व कर रही हो किस स्टेप पे कितने नंबर है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रही हो EOQ में, तो एक नंबर आपका हो गया, दूसरे में कह रहे थे एक उसका भी हो गया। तो आपको अपने हर स्टेप के मार्क्स पता होंगे, तो आप पेपर में जाके नंबर इकट्ठे कर रहे होंगे। तो मार्किंग स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट, अब कैरिंग कॉस्ट के 3 नंबर, यानी 1.5 नंबर EOQ की कैरिंग कॉस्ट और 1.5 नंबर 7500 बल्क ऑर्डर डिस्काउंट की। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन प्लेसिंग दी ऑर्डर, जो आपने 98% मल्टीप्लाई किया ना अपने सवाल के साथ परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए, उसका कितना नंबर है, आधा नंबर। कोई एक ऐसी कैलकुलेशन जो आपने की और उसने नंबरों में ना रखी हो। आप देखें बच्चों ने क्या गलतियां की, शायद आपने भी सॉल्व करते हुए गलतियां की होंगी। अबव एवरेज परफॉर्मेंस, यानी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है, अबव एवरेज है, यानी ठीक है। वाज विटनेस इन दिस क्वेश्चन रिक्वायरिंग कैलकुलेशन ऑफ EOQ, पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। द कॉमन मिस्टेक्स, अब बच्चे क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, इससे तो आपने सीखना है ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें। इन सच क्वेश्चंस इट इज इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज टू द सेम टाइम फ्रेम। मंथली दिया हुआ था, एनुअल पे लेके जाना था, आइदर ऑन एनुअल बेसिस और मंथली बेसिस। ये आपको एडवाइस कर रहा है, तो यही मेरे लिए लर्निंग है। हमें यही तो चाहिए कि हमने पेपर में गलतियों से कैसे बचना, तो इसको अपने पास नोट कर लें कि आइंदा से हमने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने वो गलतियां नहीं करनी जो हमारे एंसेस्टर्स करते रहे। मैनी स्टूडेंट टुक द कैरिंग कॉस्ट पर मंथ बेसिस एंड ऑल अदर वैल्यूज ऑन एनुअलाइज बेसिस। गलत कर दिया, मंथली ले लिए या एनुअल ले लिए, तो अब आपने गलती ये नहीं करनी। यहाँ से अपने आप को स्ट्रेंथन कर लें कि बच्चों ने गलतियाँ की हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो मुझे ये अवॉइड करनी है। तो आई विल बी कॉन्शियस कि मैंने एनुअल कॉस्ट लेनी है। दिस इज द लर्निंग, यही तो हमें चाहिए होता है। हमें की पॉइंट्स पता चले जिससे पेपर में हम मार्क्स लूज ना करें, मार्क्स अचीव करें। तो दिस इज द की पॉइंट। मैनी स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड द फाइनल प्रोडक्ट वाज चॉकलेट बट द आइटम टू बी परचेज वाज कोको पाउडर। उनको पता ही नहीं चला कि हम कोको पाउडर का सवाल कर रहे हैं, उन्होंने चॉकलेट्स की एनुअल रिक्वायरमेंट के ऊपर ही सवाल कर दिया। तो हमें पता होना चाहिए कि हम रॉ मटेरियल का डाटा दिया हुआ था, उसमें हमें रॉ मटेरियल के बारे में डिसीजन मेकिंग करनी थी। कॉन्सिक्वेंटली दे टुक द एनुअल डिमांड एज 80,000। लो जी, शहजादों ने 80,000 को ही एनुअल डिमांड ले ली, कोको पाउडर के लिए कैलकुलेशन नहीं की, तो अपने नंबर लूज कर दिए। फर्दर मैनी स्टूडेंट्स इग्नोर द प्रोसेस लॉस, उन्होंने प्रोसेस लॉस को इग्नोर किया, उसका 90% लिया और सवाल सॉल्व कर दिया। स्टिल एवरेज अबव परफॉर्मेंस है, अबव एवरेज, while determining the purchase quantity. Further, the process loss were 4% of the input. जितना आप इनपुट करेंगे उसका 4% was the loss. कहता है जी
The process was 4% of the input, whereas many student candidate took as 4% of the output. जो आउटपुट है 75,000 का, उन्होंने 72,000 का उन्होंने 4% लॉस ले लिया, 84,000 का 4% लॉस ले लिया। तो जितना मटेरियल डालते हैं उसमें से लॉस होना ना, तो मटेरियल 75,000 डालेंगे, लॉस हो गए 72,000 चॉकलेट में रह जाएगा। तो इनपुट वाज थी 75,000, तो उसका 40% लेना था, 4% लॉस लेना था। सम स्टूडेंट्स टुक द ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 और 6 मिलियन इंस्टेड ऑफ 50,000। उन्होंने 50,000 नहीं कैलकुलेट किया, कुछ ने 6 मिलियन ही ले ली। ये क्या करते हैं अभी, 6 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये असल में ये थी, ये लेनी चाहिए थी। कहता है दूसरे पार्ट में, कहता है द परफॉर्मेंस इन दिस पार्ट वाज गुड, ये अच्छी परफॉर्मेंस थी। हाउ एवर द फॉलोइंग एरर वर नोटेड। बफर स्टॉक वाज इग्नोर्ड, सेफ्टी स्टॉक, नंबर ऑफ होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए सेफ्टी स्टॉक को इग्नोर कर दिया। तो हम तो फार्मूला में लिखते हैं इसीलिए ताकि इग्नोर ना हो, इसलिए तो मैंने वो फॉर्मेट में लिखना शुरू किया हुआ है, इसलिए लिखता हूँ ताकि आपकी हैबिट डेवलप हो जाए, आपकी गलती ना करें। बफर स्टॉक वाज इग्नोर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग कॉस्ट। दूसरी गलती, होल्डिंग कॉस्ट वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ EOQ इंस्टेड ऑफ एवरेज स्टॉक। एवरेज नहीं लिया उन्होंने, डिवाइडिंग बाय 2 नहीं किया, उन्होंने कहा जो EOQ आया, जो 5,000 यूनिट्स आए, उसी की होल्डिंग कॉस्ट ले ली, जबकि हमें तो उसका एवरेज करना था, एवरेज नहीं किया। तो ये वो मिस्टेक्स हैं बेटा जो हमें सिखाएंगे कि हमने अपने पेपर में ये गलतियां नहीं करनी। हैंस मार्किंग स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्किंग स्कीम वो हमें बताएगी कि कौन कौन सा पॉइंट है पेपर में जो मुझे नंबर दे सकता है। मैंने उन पॉइंट्स को पेपर में सॉल्व करके अपने नंबर्स लेने, 1-1, 2-2, आधा नंबर है, यही मेरे मिल के 50 से ऊपर मुझे लेके जाएंगे, 70 से ऊपर मुझे लेके जाएंगे। तो आपने बेटा जी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है और हर सवाल से रिलेटेड फर्स्ट समझ लें। जब से ये मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स आना शुरू हुए आपने ज़रूर पढ़ना है। फाइंड आउट ICAP की वेबसाइट पे पूरे नहीं पढ़े हुए, इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो यू वुड गेट प्रीवियस मार्किंग स्कीम एंड एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए है, इट इज़ डिफिकल्ट क्वेश्चन, वंस इन अ लाइफ ही आता है ऐसा क्वेश्चन। अब मैं आपको दे रहा हूँ, दिस इज योर होमवर्क, अरोमा हर्बल, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ये ICAP की किताब में है, मैंने मेरा ख्याल है वहीं से कॉपी किया हुआ है, आपको उसका सोल्यूशन ICAP की बुक से मिल जाएगा। दिस इज़ योर होमवर्क। आप ये होमवर्क कर रहे होंगे, आपकी ऑटोमेटिकली पेपर की तैयारी हो जानी है, टेस्ट की तैयारी हो जानी है। अनदर क्वेश्चन विच इज़ अगेन द डिफिकल्ट क्वेश्चन। जी बेटा, पास पेपर्स के अलावा पेपर की तैयारी नहीं होती जी, बस एक क्वेश्चन ही आपका होमवर्क है। बेस्ट ऑफ लक for the test tomorrow. See you inshallah on Monday. Monday you have another test of EOQ chapter and inventory costing, जो चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा। I am giving you the notes, आप नोट्स ले लें, उसके अंदर सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सोल्यूशन गिवन है। अभी मुझे नोट्स दे के जाने दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।